आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में और उसके रिलेटेड कुछ भ्रम और तथ्य जो रिलेटेड हैं, जो सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है। माइग्रेन एक प्रकार का सिरदर्द है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स सिरदर्द के अलावा भी पाए जाते हैं। माइग्रेन सोसाइटी में बहुत कॉमन हेडेक है एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे प्रेफर होम ट्रीटमेंट। वो न्यूरोफिजिशियन के पास आने की बजाय अपने घर पर ही इलाज करवाना प्रेफर करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो एज अ न्यूरोलॉजिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेकमेंड कि माइग्रेन का जब भी आपको अटैक हो ऑलवेज कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट। कुछ चीज़ें जो आपको माइग्रेन के बारे में पता होनी चाहिए। माइग्रेन ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, 3/4 ऑफ द पेशेंट्स दैट इज 75% ऑफ द केसेस आर फीमेल्स। दूसरी बात, माइग्रेन सिर्फ अडल्ट्स की डिजीज़ नहीं, ये बच्चों में भी पाई जाती है। इनफैक्ट लेस देन 13 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप इज ऑल्सो वेरी कॉमन एंड बॉयज सफर मोर विद माइग्रेन दैन गर्ल्स इन केस ऑफ चिल्ड्रन। अब बात आती है माइग्रेन से जुड़े हुए कुछ भ्रमों के बारे में, जिनको हम आज समझाएंगे भी और तोड़ेंगे भी। पहली बात है कि लोग कंसिडर करते हैं कि माइग्रेन इज जस्ट अ हेडेक, कि माइग्रेन सिर्फ एक सिर दर्द है। ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि माइग्रेन एक पॉलीसिम्प्टोमेटिक डिजीज है। सरदर्द के अलावा इसके कुछ लक्षण होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द ICHD क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन में सरदर्द जो कि ज़्यादातर सर के एक हिस्से में होता है, लेकिन ये भी यूनिवर्सल नहीं है। कुछ लोगों को सरदर्द बैक ऑफ द हेड में भी हो सकता है, फ्रंट ऑफ द हेड में भी हो सकता है। दूसरी बात, चक्कर आना, उल्टी आना, दिल का कच्चा होना, फोटोफोबिया और फोनोफोबिया यानी लाइट और साउंड के प्रति संवेदनशीलता। इसके अलावा कभी कभी बोलते हुए थुथलाहट होना या फिर किसी अंग का सुन्न पड़ जाना या फिर वीक हो जाना। तो ये सब चीज़ें माइग्रेन के साथ हो सकती हैं, इसीलिए इसको पॉलीसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ कहा जाता है। माइग्रेन से जुड़ा दूसरा भ्रम है कि सभी हेडेक्स जो होते हैं वो माइग्रेन होते हैं। ऐसा बहुत बार एज अ न्यूरोफिजिशियन आई नो कि बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं OPD में जो कि कहते हैं कि हमें माइग्रेन है। सो डू नॉट बी जजमेंटल अबाउट योर हेडेक, लेट द न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड कि आपको माइग्रेन है या नहीं, क्योंकि माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन में फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस दोनों तरह के चेंजेस आते हैं और ये ज़्यादातर जेनेटिक बीमारी होती है। तो लेट योर न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड कि क्या है। तीसरा भ्रम है माइग्रेन के बारे में, लोगों को ऐसा लगता है कि माइग्रेन इज देयर ओन फॉल्ट, वो उनकी गलती की वजह से हुआ है, जैसे कि एक्सेस स्ट्रेस लेने से, एंग्जाइटी से, कभी कभी स्लीपलेसनेस से, मतलब कम नींद लेने से लोगों को ऐसा लगता है कि माइग्रेन इस वजह से हुआ है। ये कहना ठीक है कि माइग्रेन इन चीज़ों से प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन ये इसका कॉज नहीं है। माइग्रेन ज़्यादातर एक जेनेटिक डिजीज़ होती है और इसलिए आप कह सकते हैं कि ये अनुवांशिक तरह की बीमारी है। चौथी बात है कि माइग्रेन, ऐसा लगता है लोगों की जब भी अटैक होता है माइग्रेन का, तो उसमें एक या एक से अधिक दवाई लेने से उनका माइग्रेन का अटैक अबॉर्ट हो जाता है। तो लोग बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी एनाल्जेसिक्स यूज़ कर ली, और एनाल्जेसिक्स भी मल्टीपल वेराइटी की यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हेडेक कभी कभी ठीक होने की बजाय और ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसको हम रिबाउंड हेडेक बोलते हैं और मेडिकल टर्म्स में मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक बोलते हैं। तो मेरी सलाह है आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही माइग्रेन की मेडिसिन लीजिए। बेवजह अपने माइग्रेन को रेजिस्टेंट मत बनाइए, क्योंकि जब अगला अटैक आएगा, एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन, तो आपकी ये वाली मेडिसिन काम नहीं करेंगी और आप इसका जो सरदर्द होता है जो कि बहुत सिवियर होता है उससे पछताएंगे। फिर माइग्रेन से रिलेटेड अगला भ्रम है कि माइग्रेन अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाए तो उसका कोई इलाज संभव नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइग्रेन के लिए कुछ ऐसी ड्रग्स ईजाद हुई हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती हैं, तो उसमें एक न्यूरोलॉजिस्ट रिस्क टू बेनिफिट रेशो देखता है और उस हिसाब से वो प्रेग्नेंट वुमेन को प्रिस्क्राइब की जाती हैं। देन एक और मिथ है सोसाइटी में जुड़ा हुआ माइग्रेन से कि माइग्रेन कैफीन से प्रेसिपिटेट होता है, जबकि फैक्ट इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कैफीन ज़्यादातर एक थेराप्यूटिक इफेक्ट रखता है माइग्रेन के लिए, यानी माइग्रेन में जो गोलियां दी जाती हैं उसमें कैफीन भी प्रस्तुत होता है। तो यू हैव टू नो दिस कि कैफीन इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स थेराप्यूटिक, और कैफीन पाया जाता है आम सी चीज़ों में जैसे कि टी, कॉफ़ी या कोक। तो ज़्यादातर कैफीन इज़ यूजफुल फॉर माइग्रेन। फिर माइग्रेन से जुड़ा अगला मिथ है कि एक डाइट प्लान को डिवाइस किया जा सकता है माइग्रेन के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है, इंक्लूडिंग चॉकलेट, अल्कोहल, ग्लूटेन, देन मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है जो कि चीज़ों को लंबी देर तक स्टोर करने के लिए रखा जाता है आर्टिफिशियल फूड्स में।
तो इन चीज़ों से माइग्रेन प्रेसिपिटेट ज़रूर होता है, लेकिन इन सब चीज़ों को रोकना, जैसे चीज़ से भी माइग्रेन होता है, तो इन सब चीज़ों को रोकने से डाइटरी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो इसमें इंडिविजुअलाइज प्लान की ज़रूरत होती है। हर एक को आइडेंटिफाई करना होता है उसका क्या ट्रिगर है और उसको रोकना होता है डाइट में। देन पीपल ऑल्सो बिलीव कि माइग्रेन जो होता है उसमें हमेशा ऑरा होना चाहिए। ऑरा बेसिकली सर दर्द से पहले होने वाले सिम्टम्स होते हैं, जिसमें अजीब तरह की लाइटें दिखना, जिसको हम फोर्टिफिकेशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। उसमें कई बार लाइटनिंग की तरह लाइट दिखती है या डॉट्स दिखने लग जाते हैं, या फिर कभी कभी कानों में कुछ अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देना, या फिर शरीर का एक हिस्सा सुन्न पड़ जाना या वीक पड़ जाना। ये सब ऑरा की कैटेगरी में आते हैं और ये ज़्यादातर सरदर्द शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ 1/3 केसेस में पाए जाते हैं, बाकी के 2/3 केसेस में ऑरा नहीं होता, जिसे हम कहते हैं माइग्रेन विदाउट ऑरा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑरा हर तरह के माइग्रेन में हो। और लास्ट मिथ ये है लोगों में कि माइग्रेन के लिए क्योर के लिए कोई दवा नहीं बनी है। हालांकि माइग्रेन का क्योर नहीं है, लेकिन माइग्रेन की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट काफ़ी इफेक्टिव है और उसको ले लेना चाहिए। दो इट इज़ अ बिग ट्रीटमेंट, यू हैव टू कंटिन्यू इट फॉर 6 months आफ्टर योर सब्सिडेंस ऑफ द सिम्टम्स। यानी सिम्टम्स खत्म होने के 6 महीने तक आपको अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू ज़रूर करनी होती हैं, लेकिन माइग्रेन की डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करके ले सकते हैं। तो ये थे जुड़े माइग्रेन से कुछ भ्रम और उसको तोड़ने वाले कुछ तथ्य। आई होप कि ये वीडियो आपके माइग्रेन की एजुकेशन के लिए काम आया होगा और आप अगली बार से अब जब भी सर दर्द होगा तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे और अपनी ट्रीटमेंट को स्ट्रीमलाइन करवाएंगे। थैंक यू।